हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही जबरदस्त सी जर्मन मूवी जिसका नाम है द कैलेंडर किलर। हम अपनी मूवी के स्टार्ट में एक लेडी को देखते हैं जो कि एक बेसमेंट में बेहोश पड़ी होती है और जैसे ही उसे होश आती है तो वो अपने सामने दीवार पे लिखी हुई एक डेट को देखती है और उसके पीछे से कोई शख्स जो कि उस पर नजर रख रहा था भागते हुए वहां से चला जाता है। दरअसल इस शहर में बहुत से लोगों की हत्या हो चुकी है और एक ही किलर है जो कि उन लोगों को, खास तौर पर महिलाओं को, लेडीज को मार रहा है और वो उन्हें मारने से पहले उनके मरने की डेट उनके घर या रूम की दीवार पर लिख देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 911 को बहुत सी कॉल्स रिसीव होती हैं जिसमें लोग मरने से कुछ ही सेकंड्स पहले उन्हें कॉल करते हैं और उस किलर के हुलिये के बारे में बताते हैं, लेकिन आज तक वो किलर पकड़ा नहीं जा सका। और लास्ट में हम देखते हैं कि पुलिस उस शख्स की हैंड राइटिंग को टीवी पर दिखा के लोगों से पूछ रही होती है कि क्या कोई शख्स इस हैंड राइटिंग को पहचानता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक शख्स को जो कि उस हैंड राइटिंग को बहुत गौर से देख रहा होता है। इसके बाद हम जोल्स को देखते हैं। जोल्स हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है जो कि काफी अच्छी नेचर का है, इसलिए इसने अपनी जॉब के बाद एक प्राइवेट हेल्पलाइन बनाई होती है जिसमें ये महिलाओं की हेल्प करता है जो कि रात में रास्ता भटक जाती हैं या किसी तकलीफ में फंस जाती हैं। ये उन्हें सुरक्षित करता है और रात 8 से 2 बजे तक सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एक महिला इसे कॉल करती है और ये कहती है कि मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो मेरा रेप कर देंगे, तो क्या तुम मुझे बचा सकते हो। जोल्स उसकी हेल्प करता है और उसे सुरक्षित बस स्टेशन तक पहुंचा देता है। इसके बाद जोल्स को अपने ही घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वो अपनी बेटी को देखने के लिए जाता है कि क्या वो सुरक्षित है। इसके बाद वो वापस आकर दोबारा से अपने लैपटॉप के सामने बैठ जाता है और उसे उस महिला की हेल्प करके इस वक्त काफी अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पर उसे एक महिला की कॉल आती है जो कि तेज तेज सांसों के साथ चल रही होती है और वो कॉल पिक करके कुछ भी नहीं बोलती। जोल्स उससे पूछने लगता है कि क्या आप सुरक्षित हैं, क्या आपको कोई फॉलो कर रहा है, आप मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो वुमेन उसे कहती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों कॉल की है, जबकि जोल्स उसे बताता है कि नहीं, आपने मुझे कॉल किया है, ये एक हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पर मैं मुसीबत में फंसी हुई महिलाओं की हेल्प करता हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस वक्त आप किसी मुसीबत में हैं। तभी वो औरत उसे बताती है कि मैं अपने घर को छोड़ के किसी सुरक्षित जगह जा रही हूँ। जोल्स उससे पूछता है कि कहाँ पर। वो कहती है कि किसी ऐसी जगह जहाँ पर वो किलर मुझे ना ढूंढ सके, वही किलर जो कि दीवार पर मेरे मरने की डेट लिख गया है। जोल्स उससे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है इसका कोई फायदा नहीं, मैंने कॉल की थी लेकिन उन्होंने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। अब जोल्स जो कि अब काफी ज्यादा हैरत में है वो उससे पूछने लगता है कि पुलिस ने तुम्हारा यकीन क्यों नहीं किया, जिस पर वो बताती है क्योंकि मैं मेडिकेशन पे हूँ और मेरी दिमागी हालत थोड़ी सी खराब है, इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। इसके बाद वो जोल्स से कहती है कि मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर पाऊंगी, उस किलर ने या तो मुझे या मेरे हस्बैंड दोनों में से एक को मारना है, तो मैं अपनी जिंदगी को क्विट करती हूँ। जोल्स यहाँ पे उससे पूछने लगता है कि मुझे हैरानगी है कि तुम्हारे हस्बैंड ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी, क्या तुम्हारे घर में सब ठीक है। उसके बार बार पूछने पर उसे अपनी मैरिज लाइफ की स्टोरी सुनाने लगती है कि आज उसके हस्बैंड ने जो कि धोखे से उसे एक स्ट्रिप क्लब ले गया था, वहां पर ले जाकर उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया और फिर उसे वैश्या की तरह भूखे बेड़ियों में छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को क्विट करना चाहती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे हमेशा मारता पीटता रहता है और मुझे तकलीफ पहुंचा कर उसे सुकून मिलता है। पहले तो वो सिर्फ दिमागी मरीज था और अब मुझे लगता है कि मैं भी दिमागी मरीज बन गई हूँ और इसी वजह से अब कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। जूल्स क्लारा से पूछता है कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती, जिस पर वो बताती है कि मेरी एक 6 साल की बेटी है जिसे मैं तकलीफ नहीं देना चाहती और मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है अपने हस्बैंड को छोड़कर मैं जिसके पास जा सकूं। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड इस वक्त किधर है और तुम्हारी बेटी किधर है, जिस पर क्लारा उसे बताती है कि मेरी बेटी इस वक्त घर पर सो रही है और उसका ख्याल एक बेबी सिटर रख रहा है। इसके बाद वो आत्महत्या करने लगती है और जूल्स की कॉल काट देती है। जूल्स क्योंकि काफी अच्छे दिल का है और आज वो क्लारा की मदद नहीं कर पाया, इसलिए वो बेहद परेशान होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लारा साइलेंसर से पाइप लगाकर अपनी कार में बैठ जाती है और कार स्टार्ट कर देती है। कुछ देर गुजर जाने के बाद उसे अपनी बेटी की याद आती है और हालत बेहद खराब होने के बावजूद वो कार से नीचे उतर आती है, वॉमिटिंग करती है और फिर ठीक हो जाती है। जबकि इस दौरान में जूल्स को उसके फादर का फोन आता है जो कि उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। जूल्स के फादर वही शख्स हैं जिसे हमने किलर की हैंड राइटिंग देखते हुए देखा था, जो कि पिक्चर्स को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहे थे। जूल्स अपने फादर को बताता है कि मैं एक महिला की हेल्प कर रहा था लेकिन वो इस वक्त आत्महत्या कर रही होगी। जूल्स के फादर उससे पूछते हैं ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें उसकी हेल्प करनी है तो तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है और उसका क्या नाम है, तो मैं शायद
शायद उसकी हेल्प कर सकूं, तो मुझे उसका एड्रेस बता दो। जूल्स अब जो कि समझ चुका है कि क्लारा इस वक्त आत्महत्या कर चुकी होगी, वो अपने फादर को क्लारा का एड्रेस बता देता है और उसका नाम और उसके हस्बैंड का नाम भी। और क्लारा जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, वो जूल्स को दोबारा कॉल कर रही है। यहाँ पे जूल्स उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि औरतें इतना जुल्म सहती क्यों है, और फिर उसे अपनी फैमिली की स्टोरी सुनाने लगता है। वो उसे बताना चाहता है, मोटिवेट करना चाहता है कि वो पहले 911 में ही काम करता था और उसे एक दिन कॉल आई कि किसी के घर में आग लगी है। एक्सप्लोर करने पे उसे पता चला कि उसके अपने घर में ही आग लगी हुई थी, जहाँ पर उसकी वाइफ जो कि बचपन से अपने फादर के बेहद जुल्म सह चुकी थी और उसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं थी, तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने अपने हाथ को काटा और बाथटब में लेट गई, लेकिन फिर उसे थोड़ी देर बाद पता चला कि बाहर तो आग लग गई है। वो आग को बंद तो करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त उसमें इतनी हिम्मत ही ना थी। और मेरा पहला सवाल है कि औरतें इतना जुल्म सहती ही क्यों हैं, जिससे उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है। और दूसरी बात कि मैं तो उस इंसिडेंट के बाद भी आज भी बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मेरी एक बेटी जो कि 6 साल की है वो बच गई थी और मैं अब उसका ख्याल रखता हूँ। जूल्स की बात सुनते सुनते क्लारा जब अपने दूसरे रूम में जाती है तो वहाँ पर लैपटॉप पे उसके स्ट्रिप क्लब की वीडियो चल रही होती है, और जिस घर को वो बिल्कुल सुरक्षित समझ रही थी वहाँ पर भी उसकी मरने की डेट किलर ने लिखी होती है, जो कि शायद अभी भी यहाँ पर ही होगा, क्योंकि 6 दिसंबर आने में सिर्फ 2 ही आवर्स बचे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लारा का मानसिक संतुलन तो वाकई बेहद ज्यादा बिगड़ा होता है। वो घबराहट में अपने आसपास बहुत ज्यादा ब्लड देखने लगती है, और जब वो अपने आप को शांत करने लगती है तो ब्लड वहाँ से गायब हो जाता है। वो जूल्स को बताती है कि वो किलर यहाँ पर भी पहुंच चुका है और शायद वो मुझे मारने ही वाला है, लेकिन जूल्स उससे कहता है कि तुम टैक्सी लो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। अगर किलर ने तुम्हें फॉलो किया तो मैं उसे देख लूंगा। जबकि उसी वक्त जूल्स को अपने घर में किसी की मौजूदगी की आहट सुनाई देती है और वो कांच तोड़ता है और पूरे घर में फैला देता है। और दूसरी तरफ क्लारा के घर में जूल्स के डैड पहुंच जाते हैं, जो कि उसकी जान बचाना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन क्लारा उन्हें देखकर उन्हें ही किलर समझ बैठती है और वहां से भाग जाती है और पीछे पैरों के निशान स्नो में छोड़ जाती है, जिन्हें फॉलो करते हुए जूल्स के फादर उसके पीछे चलने लगते हैं। तभी यहाँ पर मार्टिन आ जाता है, जो कि क्लारा का हस्बैंड है, और वो भी पैरों के निशान को फॉलो करता हुआ क्लारा को ढूंढने लगता है। क्लारा गिरती संभलती भागती हुई आखिरकार एक चट्टान से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यहाँ पर उसे एक शख्स मिलता है जो कि उसकी हेल्प करता है। क्लारा उससे देखकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जबकि वो उसे बताता है कि वो भी एक स्ट्रिप क्लब में काम करता है और अभी वो वहीं से आ रहा है, लेकिन वो क्लारा को कुछ नहीं करेगा, वो उसके साथ चल सकती है। तो क्लारा उसकी कार में बैठकर उसके साथ वहां से जाने लगती है। जबकि अब 6 दिसंबर आने में कुछ ही मिनट्स बचे हैं, तो जूल्स की बेचैनी बढ़ने लगती है और वो अपने घर में कॉफी बनाकर पीता है और बार बार क्लारा को कॉल करता है। जब क्लारा ये समझती है कि वो पूरी तरह से अब सुरक्षित है, तो वो जूल्स को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो अब यहाँ से बहुत दूर जा रही है। लेकिन जूल्स उससे पूछने लगता है कि वो अब कहाँ पर जा रही है, वो मुझे हेल्प करने का मौका दे, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। और उसे कहता है कि वो किसी पर ट्रस्ट ना करे। यहाँ पर उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपनी मदर को पुकार रही होती है। जूल्स उसके पास जाता है, देखता है तो उसे बुखार होता है और फिर वो उसे दवाई पिलाता है। मेडिसिन देने के बाद वो उसे सुनाना चाहता है, जबकि इस वक्त कॉल पे क्लारा ये सब कुछ सुन रही होती है। तो वो जूल्स से कहती है कि तुम उसे लोरी सुनाओ, जिस पर जूल्स कहता है मुझे तो लोरी गानी नहीं आती। तो क्लारा उससे कहती है कि फोन को अपनी बेटी के कान पर लगाओ, और फिर वो उसे लोरी सुनाती है, जिससे जूल्स की बेटी सो जाती है। और यहाँ पर क्लारा अचानक से उस शख्स की कार में एक टीजर देख लेती है, जिससे वो उसे कार रोकने का कहती है। जैसे ही वो कार रोकता है तो पीछे से मार्टिन आ जाता है, जो कि उसे अच्छी तरह से मारता है। इसके बाद क्लारा उसे उठाकर वापस उसकी कार में बैठाती है और उससे टीजर ले लेती है। मार्टिन की कार में कुछ दूर जाने के बाद क्लारा, क्योंकि अब जूल्स की बातों से काफी मोटिवेट हो चुकी है, वो अपनी बेटी को कॉल करने के बहाने फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा देती है और यहाँ पर मार्टिन को गुस्सा दिलाने लगती है, जिससे मार्टिन अपनी जिंदगी के सारे गुनाह और उस पे किए हुए अत्याचार को दोहराता है और उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती, और फिर उसे एक दफा फिर मारने लगता है, जो कि सब कुछ वॉइस रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद मार्टिन और क्लारा अपने घर पर पहुंचते हैं और क्लारा मार्टिन को टीजर लगाकर उसे कार के अंदर ही लॉक करके खुद अपने अपार्टमेंट में स्टेयर्स चढ़ने लगती है। इसके बाद वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट में जाती है तो वहाँ पर कांच के टुकड़े टूटे हुए जमीन पर बिखरे होते हैं और कोई शख्स उसकी बेटी को लोरी गा के सुना रहा होता है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, और जैसे ही वो क्लारा की तरफ देखता है तो वो
जूल्स ही होता है। जूल्स क्लारा को बताता है कि वो जूल्स ही है जिससे अभी उसकी बात कॉल पर हो रही थी। क्लारा अब जो कि सब कुछ समझ चुकी है, जूल्स ही उसका बेबी सीटर बन के यहाँ पर आया हुआ है और वो क्लारा को टीजर फेंकने के लिए कहता है। इसके बाद वो क्लारा को लेकर दूसरे रूम में चला जाता है और उसे दिखाता है कि उसने उसके घर में बहुत से कैमरे लगा रखे हैं और उस पे होने वाले बेहद अत्याचार को उसने कई बार देखा है, इसीलिए वो यहाँ पर आया है और आज वो क्लारा को एक मौका देगा अपने हस्बैंड को मारने का। तो वो क्लारा से पूछने लगता है कि 12 बजने में अभी सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, तो वो बता दे कि उसका हस्बैंड किधर है, उसे भी यहाँ पर होना चाहिए। अगर वो यहाँ पर ना आया तो जूल्स क्लारा को खुद ही मार देगा और वो क्लारा को वहाँ पर बांध देता है और मार्टिन के आने का वेट करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूल्स के फादर भी इस जगह पर पहुंच जाते हैं और मार्टिन जैसे ही अपार्टमेंट में एंटर होता है तो जूल्स उसे भी मार कर बेहोश कर देता है और उसके बाद उसे बांध देता है। अब जबकि 12 बजने में सिर्फ 3 ही मिनट रह गए हैं तो वो क्लारा से कहता है कि वो नाइफ पकड़ के मार्टिन को मार दे। इस तरह से वो अपनी जिंदगी के होने वाले मसलों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकती है। लेकिन क्लारा अपने हस्बैंड को मारने की बजाय जूल्स को ही मारती है। नाइफ उसके पैर पे लगता है लेकिन वो फिर भी क्लारा को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि गन फायर होती है और जूल्स जमीन पर गिर जाता है। गन फायर करने वाला शख्स होता है जूल्स के फादर और वो आकर जूल्स को चेक करते हैं, वो मर चुका है। इसके बाद वो क्लारा को बताते हैं कि ये मेरा बेटा है जिसकी हैंड राइटिंग मैंने पहचान ली थी, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि क्या वाकई ही ये लोगों को मारता है। इसकी वाइफ और बच्चों की डेथ के बाद जब इसके सब बच्चे और बीवी मर गए तो तब से ये अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे कपल्स को ढूंढता है जिनके बीच मसले हों तो ये उन्हें एक दूसरे को मारने का मौका देता है। और मैं जानता था कि इसी मकसद के लिए इसने वुमेन्स हेल्पलाइन बनाई हुई है जिस पर ये ऐसी औरतों को ढूंढता था जो कि किसी न किसी मुसीबत और मसले में हो और वो क्लारा को खोल देता है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लारा जो कि जूल्स की बातों से वो बेशक उसे मारना चाहता था लेकिन इतनी ज्यादा मोटिवेट हो गई थी कि वो मार्टिन के खिलाफ जो उसने वॉइस रिकॉर्ड की थी उस पर केस कर देती है और यहाँ पर पुलिस मार्टिन को अरेस्ट कर लेती है। और यहाँ पर दोस्तों हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।